डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। आहान अभी भी ट्रेन की विंडो के अपना सिर टिकाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक सुकून छाया हुआ था। लगभग 34 घंटे की लॉन्ग जर्नी के बाद अब ट्रेन फाइनली बेंगलोर के स्टेशन पर पहुंच गई थी और उसकी रफ्तार बहुत धीमे हो चुकी थी। आहान को जब महसूस हुआ कि ट्रेन अब रुकने वाली है, तो उसने अपनी आंखें खोल ली और अपनी चमकती हुई आंखों से स्टेशन को देखने लगा। आहान ने अपने बैग को मजबूती से थाम लिया और जैसे ही ट्रेन रुकी, वो भी बाकी पैसेंजर्स के साथ ही अपनी जगह से उठ गया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। जब पैसेंजर्स की भीड़ छंट गई, तो आहान भी ट्रेन से नीचे उतर गया। वो स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब वो कहाँ जाए। स्टेशन के बाहर काफी टैक्सी ड्राइवर्स थे जो उससे पूछ रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन चुपचाप सा बस चला जा रहा था, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा था कि वो अब आगे क्या करे। पहले आहान ने सोचा कि वो किसी होटल में जाकर चेक इन कर ले, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और अगर उसने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया तो प्रदीप मल्होत्रा उसे बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेंगे और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आहान अभी ऐसे बेख्याली में सड़क पर चला ही जा रहा था कि तभी उसने देखा कि रास्ते में एक जगह पर भीड़ लगी हुई थी। आहान ने पहले सब इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके कदम उसी ओर बढ़ गए। आहान ने भीड़ को छांटते हुए आगे जाकर देखा तो वहां पर एक ओल्ड एज्ड लेडी सड़क पर गिरी हुई थी और उनके माथे से खून निकल रहा था। आहान ने जब उन लेडी को ऐसे देखा तो वो पैनिक हो गया। उसने देखा कि लोग बस गॉसिप कर रहे थे और कोई भी उन लेडी की हेल्प नहीं कर रहा था। आहान को ये सब देखकर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा और तुरंत दौड़कर उन लेडी के पास चला गया और अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकालकर उनके जख्म पर रख दिया ताकि उनका बहता हुआ खून थोड़ा सा रुक जाए। आहान ने टेंशन के साथ कहा, समवन प्लीज हेल्प मी टू टेक दिस लेडी टू हॉस्पिटल, शी नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। एक टैक्सी ड्राइवर तुरंत ही आहान की बात सुनकर आगे आते हुए बोला, माई टैक्सी इज पार्क्ड देयर, यू कैन कम विद मी एंड टेक दिस लेडी टू हॉस्पिटल। आहान ने उस टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर तुरंत ही अपना सिर हामी में हिलाया और झुककर उस लेडी को अपनी गोद में उठा लिया और उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे पीछे जाने लगा। आहान ने टैक्सी के पास पहुंचते ही उस लेडी को लेकर बैकसीट पर बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत ही टैक्सी को स्पीड के साथ हॉस्पिटल की ओर मोड़ लिया। थोड़ी ही देर में टैक्सी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी तो आहान उस ओल्ड लेडी को संभालते हुए टैक्सी से नीचे उतर गया। आहान जैसे ही उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने को हुआ तो वो टैक्सी ड्राइवर नामे अपना सिर हिलाते हुए बोला, नो नीड, यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क एंड बाय टेकिंग मनी आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट यू। आहान उस टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दिया और उस ओल्ड लेडी को अपनी गोद में उठाए हुए ही हॉस्पिटल के अंदर चला गया। आहान ने अंदर जाकर आवाज लगाई तो एक वार्ड बॉय वहां पर स्ट्रेचर ले आया। आहान ने आराम से उस ओल्ड लेडी को स्ट्रेचर पर लेटाया तो वार्ड बॉय उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अंदर लेकर चला गया तो आहान रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। आहान ने जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और फीस पे कर दी तो वो उस लेडी के वार्ड में चला गया जहां पर डॉक्टर खड़े हुए थे और उस लेडी की मरहम पट्टी भी अब तक हो चुकी थी। आहान ने सवालिया नजरों से उस डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, योर ग्रैंडमदर इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग सो देयर विल बी सम वीकनेस बट एवरीथिंग एल्स इज फाइन, these are the medicines which you have to give her so her injury gets recovered soon, take care of her well। जब डॉक्टर ने उस ओल्ड लेडी को उसकी ग्रैंडमदर कहा तो आहान की आंखों के सामने उसकी दादी का चेहरा घूम गया और उसकी आंखें हल्की नम हो गईं
जिसे उसने तुरंत ही छिपा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ हर वेल। डॉक्टर ने एक नजर मुस्कुराते हुए देखा, जिसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी, और वो उस वार्ड से बाहर चले गए। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद अहान के बेड के बगल में रखे हुए स्टूल पर जाकर बैठ गया और उस ओल्ड लेडी के होश में आने का इंतजार करने लगा, ताकि वो उनके किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करके उनके पास बुला सके, क्योंकि वो उन्हें इस हालत में ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अहान को बैठे बैठे लगभग आधा घंटा हो गया था और वो ट्रेवल की वजह से काफी ज्यादा थका हुआ भी था, इसलिए उसका सिर भारी होने लगा और पलकें बंद होने लगी। अहान ने अपना सिर बेड से ही टिका लिया, उसकी आंखें बंद हो गई। अहान को सोते हुए अभी 15 से 20 मिनट ही हुए थे, तभी उस ओल्ड लेडी की आंखें खुलने लगी। जब उन ओल्ड लेडी खुद को हॉस्पिटल में देखा, तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और फिर इधर उधर देखने लगी, और जब उनकी नजरें बेड के किनारे से अपना सिर टिककर सोए हुए अहान के ऊपर गई, तो उनके होठों पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान छा गई और वो प्यार से अहान को देखने लगी। हालांकि अहान का आधा चेहरा उसके मास्क से छिपा हुआ था, लेकिन वो मास्क भी उसकी क्यूटनेस और मासूमियत को छिपा नहीं पा रहा था, जिसे देखकर ही वो ओल्ड लेडी मुस्कुरा रही थी। उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया था कि शायद यही बच्चा उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया है, जिससे उन्हें अहान के ऊपर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाकर अहान के सिर के ऊपर रख दिया। अपने सिर के ऊपर किसी का हाथ महसूस करके अहान की नींद, जो पहले ही कच्ची थी, वो झटके से टूट गई और उसने अपनी समंदर से गहरी नीली आंखों को खोल लिया, जिनमें अभी भी नींद भरी हुई थी, जिससे वो बेहद क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर उस ओल्ड लेडी की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अहान ने जब देखा कि उन ओल्ड लेडी को होश आ गया है, तो उसने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। हालांकि उसकी मुस्कान उसके मास्क के पीछे छिप गई थी, लेकिन उस मुस्कान की चमक को उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। अहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंडमा, यू रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, आर यू फाइन नाउ, शुड आई कॉल द डॉक्टर? वो ओल्ड लेडी मुस्कुराते हुए बोली, नो माई चाइल्ड, आई एम फाइन नाउ, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। अहान ने पोलाइटली उनकी बातों का जवाब दिया, नो नीड टू थैंक मी ग्रैंडमा, कैन यू गिव मी द फोन नंबर ऑफ वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, so that I can call them, and they will take you home. वो ओल्ड लेडी मुस्कुराते हुए बोली, if you want, then you can talk to me in हिंदी। हो सके तो तुम ही मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त शायद ही मेरे घर पर कोई फ्री होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल का नाम सुनकर सब परेशान हो जाएं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर तुम ही मुझे ड्रॉप कर दो बेटा। अहान ने जब उस ओल्ड लेडी की बात सुनी, तो उसने मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, नो प्रॉब्लम दादी, आई विल ड्रॉप यू एट योर होम। आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए। वो ओल्ड लेडी प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम जयंती राव है बेटा, और तुम्हारा? अहान ने मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब दिया, हमारा नाम अहान है दादी। अच्छा, आप हमारा वेट करिए, हम आपका डिस्चार्ज करवा कर आते हैं, फिर आप हमें अपना एड्रेस बता देना, फिर हम आपको आपके घर छोड़ आएंगे। जयंती जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना सिर हामी में हिला दिया, तो अहान उठकर वहां से बाहर चला गया। अहान थोड़ी ही देर में डिस्चार्ज पेपर्स लेकर वापस आ गया, और उसने बड़े ही संभालकर जयंती जी को खड़ा किया और उन्हें लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया और उनके साथ में एक टैक्सी में बैठ गया। जयंती जी ने उस टैक्सी ड्राइवर को अपना एड्रेस बता दिया, तो वो ड्राइवर उसी रास्ते पर टैक्सी चलाने लगा, और जयंती जी और अहान पूरे रास्ते बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में टैक्सी सीधा आकर जयंती जी के घर के सामने रुकी, तो अहान और जयंती जी दोनों ही टैक्सी से नीचे उतर गए। अहान ने एक हाथ से जयंती जी को संभाल रखा था और दूसरे हाथ से उसने अपना बैग पकड़ा हुआ था। उसने संभालकर टैक्सी ड्राइवर को पे किया और जयंती जी को लेकर उनके घर के अंदर चला गया। अहान ने जयंती जी को घर के अंदर ले जाकर हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठा दिया। अहान का ध्यान अब कहीं जाकर उस घर पर गया, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो घर काफी बड़ा और सलीके से ऑर्गेनाइज्ड था, और जगह जगह प्लांट्स भी रखे हुए थे, जिसे देखकर अहान के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। अहान अभी घर को देख ही रहा था, तभी वहां पर एक मिडिल एज्ड लेडी आ गई, और वो जयंती जी को देखते हुए परेशानी से बोली, अम्मा, आपको क्या हुआ है? और ये लड़का कौन है? जयंती जी ने जब उस औरत को देखा, तो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं सुरभि, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और इस बच्चे ने मेरी हेल्प की थी। इसका नाम अहान है।
और फिर अहान की ओर देखते हुए बोली, और अहान बेटा, ये है मेरी बेटी जैसी बहू, सुरभि। अहान ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया, तो सुरभि जी भी मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, थैंक यू बच्चे, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज था, अब हम चलते हैं। जयंती जी नहीं चाहती थी कि अहान जाए, इसलिए वो बोली, तुम कहाँ रहते हो बेटा? हो सके तो अभी रुक जाओ, सबसे मिलकर जाना। अहान ये सवाल सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और बोला, एक्चुअली आई एम न्यू हियर, सो आई हैव टू गो टू फाइंड अ गुड होटल। अगर देर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आई हैव टू गो नाउ। ये सुनकर तो जयंती जी की आंखें चमकने लगी और वो अहान से बोली, बेटा तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए प्लीज यहीं रुक जाओ। अहान ने तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन जयंती जी और सुरभि जी दोनों ने ही उसे बहुत इंसिस्ट किया, तो फाइनली अहान मान गया। तो सुरभि जी उसे आराम करने के लिए एक रूम में लेकर चली गई और अहान ने उन्हें मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला और अंदर जाकर सो गया, क्योंकि थक तो वो भी बहुत गया था। अहान को सोते सोते सुबह से शाम हो गई थी और अब उसकी नींद भी टूटने लगी थी। अहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक अंगड़ाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठ गया। अहान को अब थकान भी महसूस नहीं हो रही थी और अब वो काफी अच्छा भी फील कर रहा था। अहान बेड से उठा और अपने बैग से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। अहान ने इस समय एक ब्लैक कलर की कार्गो पैंट पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक लाइट ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल शॉवल लेने की वजह से गीले थे, जिन्हें वो टॉवल से सुखाते हुए बाहर आ रहा था। अहान ने अपने बालों को अच्छे से सुखाया और टॉवल को वहीं बेड पर रख दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हॉल में इतने सारे लोगों को बैठे हुए देखा तो उसके कदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए। अहान अभी अपनी जगह पर खड़े हुए ये सोच ही रहा था कि वो नीचे जाए या फिर ना जाए, तभी नीचे बैठी हुई जयंती जी की नजरें अहान के ऊपर चली गईं और उनकी आंखें चमकने लगी और वो हल्की तेज आवाज में बोली, अरे बेटा तुम वहां पर क्यों खड़े हुए हो? नीचे आओ ना, मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। जयंती जी की आवाज सुनते ही सबकी नजरें अचानक से ही अहान के ऊपर चली गईं और अहान को ऑकवर्ड महसूस होने लगा। उसने सबको एक ऑकवर्ड सी स्माइल पास की और अपने धीमे कदमों से नीचे सबके पास आ गया और जयंती जी के बगल में जाकर खड़ा हो गया। जयंती जी ने सुबह जो कुछ भी हुआ था वो सभी लोगों को बता दिया और सभी को अहान के बारे में बताया। उसके बाद वो सबको अहान से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, अहान बेटा, ये सुरभि का पति और मेरा बड़ा बेटा शरद है। फिर एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये है मेरा छोटा बेटा शौर्य, और उसके बगल में जो खड़ी है वो है उसकी वाइफ धारा। फिर वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए एक लगभग 26 साल के लड़के की ओर इशारा करते हुए बोली, ये है शरद और सुरभि का बेटा राघव, और उसके बगल में उसकी वाइफ मान्या है। फिर उसी से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए एक लगभग 24 साल के लड़के और 19-20 साल की लड़की की ओर इशारा करते हुए बोली, और ये है शौर्य और धारा का बेटा ऋषभ और उनकी बेटी ऋषिका। अहान ने सभी बड़ों के बड़ी ही शालीनता के साथ पैर छू लिए और बाकी बचे हुए लोगों को हेलो बोला, तो सभी उसे देखकर मुस्कुरा दिए और उसे ग्रीट बैक किया। ऋषिका, जो अहान जब से वहां पर आया था तब से ही उसे अपनी चमकती हुई आंखों के साथ देख रही थी, वो तुरंत ही भागते हुए अहान के पास आए और चहकते हुए बोली, वाओ ये कितने हैंडसम है, और इनकी तो आंखें भी ब्लू ब्लू हैं, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल आईज। ये तो बिल्कुल किसी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग की तरह लग रहे हैं। ऋषिका का बचपना देखते हुए सबके साथ साथ अहान के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान छा गई, जिससे उसके गालों पर पड़ते डिंपल्स साफ दिखने लगे, क्योंकि अहान ने इस वक्त मास्क नहीं लगा रखा था। गालों पर पड़ते डिंपल्स की वजह से अहान के चाम में 4 चांद लग गए और उसकी खूबसूरती देखकर तो एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अहान को जब एहसास हुआ कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो ऑकवर्ड हो गया। वो धीमी आवाज में बोला, ओक दादी, अब तो हम सबसे मिल लिए, तो अब हम चलते हैं। जयंती जी तुरंत ही ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, अरे बेटा तुम होटल में जाकर क्या करोगे? यहीं हमारे साथ रह लो ना। अहान थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, नहीं दादी, हम यहाँ कैसे? शरद जी प्यार से बोले, क्यों बेटा, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ नए हो, नई जगह पर कहाँ जाओगे, इसलिए हमारे साथ ही रह लो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा।
आहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक के बाद एक सभी लोग उसे वहीं पर रहने के लिए कन्विंस करने लगे, तो आहान ने भी उन लोगों के आगे हार मान ली। आहान अभी उन्हें हाँ बोलने ही वाला था, तभी उसकी आंखों के सामने प्रदीप जी और जय का खतरनाक रूप घूम गया, तो वो एक पल के लिए ठिठक गया, और फिर उसने इन लोगों को सब कुछ सच सच बताने का डिसाइड किया। आहान एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हम यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को हमारे बारे में सब जान लेना चाहिए। इतना कहने के बाद आहान ने अलीशा से अपनी पहली मुलाकात से लेकर उसके मेंशन से भागकर यहाँ आने तक की सारी कहानी सुना दी। आहान की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे, और उन्हें आहान के लिए बहुत बुरा भी महसूस हो रहा था। ऋषिका बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, और उसके ऊपर आहान की बातों का गहरा असर हुआ था। उसने दुखी आवाज में आहान की ओर देखते हुए कहा, किसी को इस तरह से कैद करना तो गलत बात है ना। ऋषिका की बात सुनकर आहान मुस्कुरा दिया, और फिर धीमी और उदास आवाज में बोला, अगर हम यहाँ पर रहेंगे और किसी ने हमें ढूंढ लिया, तो आप लोगों को भी खामखा ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए आई थिंक आई शुड लीव। राघव उसे रोकते हुए बोला, नहीं आहान, तुम भी हमारे भाई जैसे ही हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिलहाल तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो और इसे अपना ही घर समझो। तुमने हमारी फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की जान बचाई है, और अब से तुम भी हमारे फैमिली मेंबर की ही तरह हो, इसलिए यहाँ पर बेफिक्री से रहो। आहान ने हैरानी से राघव को देखा और फिर एक एक करके बाकी सब को देखा, जो खुद भी राघव की बातों से पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे थे। आहान ने जब सबकी आंखों में खुद के लिए इतनी फिक्र और अपनापन देखा, तो उसकी आंखें नम हो गईं। सुरभि जी ने जब आहान की नम आंखें देखीं, तो उन्होंने आगे बढ़कर बड़े ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और प्यार से बोली, अब परेशान मत हो बच्चे। यहाँ पर खुश रहने के लिए आए थे ना, तो फिर खुश रहो। हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली ही है ना। आहान को सुरभि जी से बिल्कुल अपनी माँ जैसी फीलिंग आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही उन्हें अपने गले से लगा लिया, तो सुरभि जी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी, जिससे आहान शांत हो गया। आहान सुरभि जी से अलग हुआ, और इस वक्त उसके चेहरे पर एक ना बयां कर पाने वाली खुशी नजर आ रही थी, जिसे देखकर वहां बाकी सभी खुश हो गए थे। जहां एक तरफ आहान की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अलीशा का आहान के जाने के बाद से बुरा हाल था। जब से आहान मेंशन से भाग कर गया था, तब से ही अलीशा ने सही से खाना भी नहीं खाया था। प्रदीप जी और जय ने उसे जबरदस्ती ही थोड़ा बहुत खाना खिलाया था। वर्षा जी भी अपनी पूरी पावर का यूज करके बड़ी ही शिद्दत से आहान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें आहान के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। इस वक्त सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे, और सबके चेहरे पर ही टेंशन झलक रही थी। तभी एक गार्ड वहां पर दौड़ते हुए आया और अपना सिर झुकाते हुए बोला, सर, हमें आहान सर के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमें कुछ मिला है। इतना कहकर उस गार्ड ने एक वॉच निकालकर आगे बढ़ा दी। ये वही वॉच थी जिसे आहान ने उस शॉप पर बेचा था। अलीशा ने जैसे ही उस वॉच को देखा, उसने तुरंत ही कहा, ये वॉच मैंने आहान को स्पेशली कस्टमाइज्ड करवा कर दी थी डैड। ये सिंगल पीस था। प्रदीप जी ने सवालिया नजरों ने उस गार्ड को देखा, तो वो गार्ड बोला, सर, इस वॉच को आहान सर ने आउटर एरिया की एक शॉप में बेचा था, और उन्हें जल्दी थी, इसलिए उन्होंने इसे कम रकम में ही बेच दिया था, और इसके बाद वो मॉल में भी गए थे, लेकिन इसके बाद की कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम लोग फिर भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जय ने जब उस गार्ड की बात सुनी, तो वो उसे ऑर्डर देते हुए बोला, ठीक है, कोशिश करना जारी रखो, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आहान का पता लगाने की कोशिश करो। उसके हर एक दोस्त और रिश्तेदार के घर के आसपास नजर रखो, और उसके सभी फैमिली मेंबर्स के फोन्स को टैप करो, और अगर किसी भी अननोन नंबर से कोई भी कॉल आए, तो उसे तुरंत ही ट्रेस करो। एम आई क्लियर? उस गार्ड ने तुरंत ही अपना सिर हिलाया, और वहां से तुरंत ही बाहर अपने यंग मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए चला गया। जय ने अलीशा की तरफ देखा और प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, यू जस्ट डोंट वरी डॉल। आहान जल्दी ही मिल जाएगा, और इस बार हम उसे कहीं भी नहीं जाने देंगे। अलीशा ने अपने भाई को देखा और धीरे से बस अपना सिर हिला दिया। रात का वक्त था, और अलीशा अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी। उसके हाथ में इस समय आहान की एक बेहद खूबसूरत सी फोटो थी, जिसे वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से एक टक बस शिद्दत के साथ देखे जा रही थी। अलीशा की आंखें इस वक्त इतनी लाल थीं, मानो उनमें खून उतर आया हो। अब ये आंखें नींद ना पूरी होने की वजह से लाल थीं, नशे की वजह से लाल थीं, या फिर गुस्से की वजह से, ये तो सिर्फ अलीशा ही जानती थी,
मगर उसकी आंखों में अहान के लिए बेतहाशा जुनून को अभी भी साफ देखा जा सकता था। अलीशा के एक हाथ में वाइन की एक बोतल थी, जिसे उसने लगभग पूरा खाली कर दिया था। उसने बोतल को अपने मुंह से लगाया और बोतल में बची हुई थोड़ी सी वाइन को भी एक ही बार में खाली कर दिया और बोतल को वहीं बालकनी के एक कोने में फेंक दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उस पूरे कोने में बिखर गए। अलीशा ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को अहान की फोटो पर फेरते हुए, अपनी आंखों में जुनूनियत लिए हुए, अपनी शिद्दत भरी आवाज में बोली, क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? एक बार कहते तो सही, जो कुछ भी मांगते उसे तुरंत ही लाकर तुम्हारे कदमों में रख देती, लेकिन तुम तो मुझे धोखा देकर यहां से भाग गए। नॉट फेयर जान, नॉट फेयर। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग सकते हो और मुझसे हमेशा के लिए आजाद हो सकते हो। नो जान, आई विल नेवर लेट दिस हैपन। यू विल हैव टू कम बैक टू मी। हमारी शादी हुई है और तुम मेरे हस्बैंड हो। एक ऐसा रिश्ता है हमारे बीच जिसे तुम चाह कर भी यूं इस तरह से तोड़ नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें लौटकर तो मेरे पास वापस आना ही होगा। एक बार तुम मेरे पास वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद से कभी भी कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। लव यू, आई लव यू सो मच जान। हद से ज्यादा नशे और नींद की कमी की वजह से अलीशा की आंखें भारी होने लगी थीं और उसकी पलकें बंद होने लगी थीं। उसने अहान की फोटो को अपने सीने से लगा लिया और वहीं काउच पर ही लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली और वो नींद के आगोश में चली गई। उसने नींद में भी अहान की फोटो को कसकर अपने सीने से लगा रखा था। इधर प्रदीप जी और जय भी अपने पूरे सोर्सेस लगाकर अहान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अहान ने सब कुछ बड़ी ही चालाकी के साथ किया था, इसलिए दोनों ही अपने सारे सोर्सेस लगाने के बाद भी अहान का पता नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जय को इस बारे में पता चल गया था कि पूजा वाले दिन मेंशन में सिर्फ उन लोगों के ही गार्ड्स नहीं थे, बल्कि कुछ बहरूपिये भी थे। जय ने अपनी पावर का यूज करके उन सभी गार्ड्स को पकड़ लिया था और इस वक्त उन सभी गार्ड्स को अपने मेंशन के बेसमेंट में रखा हुआ था। जय और प्रदीप जी दोनों ही इस समय बेसमेंट में ही थे और बिल्कुल किसी राजा की तरह वहीं रखी हुई चेयर पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने लगभग 6 से 7 लोग थे, जिन्हें उनके गार्ड्स बड़ी ही बेदर्दी से टॉर्चर कर रहे थे और उनकी दर्दनाक चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। लेकिन ना तो जय और ना ही प्रदीप जी के चेहरे पर कोई भी शिकन के भाव थे और दोनों ही अपने चेहरे पर बिल्कुल सख्त भाव लिए हुए अपने सामने उन लोगों को टॉर्चर होते हुए देख रहे थे। जय अपनी जगह से उठा और अपने सामने टॉर्चर होते हुए एक इंसान के बाल पकड़कर उन्हें जोर से खींचते हुए बोला, तो तुम लोग अब भी नहीं बताओगे कि तुम लोग हमारे मेंशन के अंदर कैसे आए और क्या करने के लिए आए थे? वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, मैं बताता हूं सर, मैं बता रहा हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जय ने एक झटके से उस आदमी के बालों को छोड़ दिया तो वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, सर, हम लोगों को यहाँ पर अपोजिशन पार्टी वालों ने भेजा था और हम लोग मेंशन में इसलिए आसानी से आ पाए थे क्योंकि आपके यहाँ का एक गार्ड आलोक हमसे मिला हुआ था और उसने ही हमारी हेल्प की थी। हम लोग कुछ इससे पहले कि वो आदमी इससे आगे कुछ बोल पाता, उस खामोश से बेसमेंट में एक तेज गन शॉट की आवाज गूंज गई और उस आदमी की लाश जमीन पर गिर गई। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी, जहां से लगातार खून बह रहा था। अपने साथी का ऐसा हाल देखकर वहां मौजूद बाकी सभी लोगों का गला सूख गया और वो लोग डर से थर-थर कांपने लगे। वो लोग जय को सच बताना चाहते थे कि सब कुछ वर्षा जी ने किया है, लेकिन वो लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वर्षा जी ने उन लोगों के घर वालों को जान से मारने की धमकी दी थी और उनके फैमिली वालों की जान वर्षा जी की मुट्ठी में थी, इसलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी खामोश रहना था और शायद अब अपनी जान भी गंवानी थी। उन लोगों ने फिर भी आखिरी कोशिश करते हुए जय और प्रदीप जी दोनों के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगे, लेकिन ना तो जय और ना ही प्रदीप जी को उनके गिड़गिड़ाने से रत्ती भर भी फर्क पड़ा और उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और आंखें बिल्कुल सख्त थीं। जय ने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए हुए अपनी गन उठाए और एक एक करके उन सभी आदमियों को उनके माथों के बीचों बीच शूट कर दिया, जिससे उनकी लाशें भी बेजान सी जमीन पर गिर गईं। जय ने खुद से थोड़ी ही दूरी पर खड़े हुए एक गार्ड से अपनी सख्त और इमोशनलेस आवाज में कहा, जाओ और उस आलोक को अच्छे से समझा देना कि मल्होत्रा फैमिली से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है, एंड मेक श्योर कि मरते वक्त भी उसकी आंखों में कभी भी ना खत्म हो पाने वाला खौफ होना चाहिए। उस गार्ड ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही बेसमेंट से बाहर निकल गया। उस गार्ड के जाने के बाद प्रदीप जी ने जय से पूछा, कुछ पता चला? जय ने ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया,
नो डैड, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं से भी आहान को ढूंढ ही लूंगा, बिकॉज आई कांट सी माई डॉल लाइक दैट। जय की बात सुनकर प्रदीप जी की भी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा, और वो भी अपनी गुस्से से भरी हुई आवाज में बोले, अगर बात मेरी प्रिंसेस की नहीं होती तो मैं कब का उस लड़के को जान से मार देता, बट माई प्रिंसेस वॉन्ट्स हिम एंड आई गिव हर व्हाटएवर शी वॉन्ट्स। उसे एक लड़के के चक्कर में मेरी प्रिंसेस ने अपनी तबीयत खराब कर ली है, इसलिए हमें कुछ भी करके उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और शांति से बोला, यस डैड, आई विल फाइंड हिम एज सून एज पॉसिबल। प्रदीप जी ने भी जय की बात सुनकर अपना सिर हल्के से हिला दिया, जिसके बाद वो दोनों ही बेसमेंट से निकलकर अपने अपने रूम में चले गए। इधर दूसरी तरफ आहान ने पूरी राव फैमिली के साथ खुशी खुशी हंसी मजाक करते हुए अपना डिनर पूरा कर लिया था, जिसके बाद वो सोने के लिए वापस उसी रूम में चला गया जो रूम उसे सुरभि जी ने दिया था। आहान इस समय रूम से अटैच्ड बालकनी में बैठा हुआ था और एकटक चांद को देखे जा रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी मगर एक प्यारी सी मुस्कान थी। चांद की दूधिया रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था और वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। आहान को यकीन नहीं हो रहा था, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है जो किसी अनजान इंसान की इतनी मदद करे, वो भी ये जानने के बाद भी कि उस अनजान शख्स की मदद करना उनके लिए ही खतरनाक हो सकता है। आहान वाकई में राव फैमिली का काफी ज्यादा शुक्रगुजार था, क्योंकि अगर राव फैमिली ने उसकी इतनी हेल्प नहीं की होती तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस अनजान शहर में क्या करता। ऐसा नहीं था कि आहान खुद अपना खर्चा नहीं उठा सकता था। वो वेल एजुकेटेड था और उसे जॉब मिलने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस वक्त उसके पास ना तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और ना ही कोई भी डिग्री थी, जिसकी वजह से उसे बेंगलोर जैसे शहर में सर्वाइव करने में हद से ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राव फैमिली की वजह से उसकी आधी सी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आहान ने चांद को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा आप सही कहती थी, अगर हम किसी की हेल्प करें तो वो हेल्प लौटकर हमारे पास वापस जरूर आती है। हमने तो बस सेल्फलेस होकर बस इंसानियत के नाते जयंती दादी जी की हेल्प की थी, लेकिन उस एक हेल्प ने हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी। आई नो मम्मा दैट यू ऑल मिस मी एंड आई मिस यू टू, बट आप टेंशन मत लेना, बिकॉज आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग है और फिलहाल तो बहुत खुश भी है। इतना कहने के बाद आहान चांद को देखते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज से मुस्कुराया और रूम के अंदर आकर बेड पर लेट गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह जब खिड़कियों पर लगे पर्दे से धूप छनकर रूम के अंदर आने लगी और आहान के चेहरे पर पड़ने लगी तो आहान कसमसाने लगा और उसने अपनी आंखें मलते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल ली। आहान ने मुस्कुराते हुए एक अंगड़ाई ली और खुद को विश करते हुए बोला, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अहम। आहान बेड से उठा और बैग से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला गया। वहीं नीचे हॉल में पूरा चहल पहल का माहौल था। जयंती जी हॉल में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए बैठी थी और शरद जी सोफे पर बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शौर्य जी और राघव कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे, क्योंकि राव फैमिली का खुद का एक अच्छा खासा बिजनेस था। ऋषभ और ऋषिका दोनों ही अभी अपने अपने कमरों से बाहर नहीं आए थे। सुरभि जी, धारा जी और मान्या तीनों मिलकर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और साथ में हंसी मजाक भी कर रही थी। सब लोग अपने आप में ही मग्न थे, तभी उन सब की नजरें सीढ़ियों पर चली जाती है, जहां ऋषभ और ऋषिका दोनों ही झगड़ते हुए और आपस में बहस करते हुए नीचे चले आ रहे थे। उन दोनों को इस तरह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लड़ते और झगड़ते हुए देखकर सबके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और सब ने अपना सिर नामे हिला दिया, मानो कह रहे हो कि उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, और वापस अपने आप में ही मग्न हो गए। ऋषभ और ऋषिका भी लड़ते और झगड़ते हुए आकर राघव और शौर्य जी के अगल बगल उनसे चिपक कर बैठ गए और एक दूसरे की शिकायतें करने लगे। शौर्य जी और राघव भी उन दोनों की शिकायतों को मुस्कुराते हुए ही सुन रहे थे। आहान भी तभी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गया और सबको अपनी मीठी सी आवाज में ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। बाकी सब ने भी जब उसे देखा तो मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट बैक किया। शरद जी ने भी मुस्कुराते हुए उससे प्यार से कहा, आओ बेटा तुम भी हमारे साथ आकर बैठो। आहान हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप जाकर शरद जी के बगल में बैठ गया। शरद जी ने प्यार से आहान से पूछा, तो बेटा तुमने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है? आहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल हमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और बिजनेस मैनेजमेंट से एमबीए किया है।
आहान की बात सुनकर शरद जी मुस्कुरा दिए और शौर्य जी और राघव भी मुस्कुराकर आहान को ही देखने लगे। राघव आहान से कुछ बिजनेस रिलेटेड सवाल करने लगा और आहान भी बड़े सलीके से राघव के पूछे गए हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। राघव के चेहरे पर अब आहान के लिए एडमिरेशन के भाव नजर आने लगे थे और साफ तौर पर आहान से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए आहान से बोला, रियली इंप्रेसिव, तुम काफी ज्यादा जीनियस हो बच्चे। आहान अपनी तारीफ सुनकर बस हौले से मुस्कुरा दिया और धीमी आवाज में बोला, थैंक यू भैया। राघव ने जब आहान के मुंह से खुद के लिए भैया सुना तो उसके होठों पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। जब ऋषभ ने आहान के मुंह से राघव के लिए भैया सुना तो वो भी आहान से बोला, हे लिटिल बॉय, मैं भी तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम मुझे भी भैया कहो। आहान ने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे हुए इंसान को देखा, जो कहने को तो उससे बड़ा था लेकिन उसके अंदर बचपना था। आहान ने मुस्कुराते हुए ही अपनी प्यारी आवाज में कहा, भैया, तो ऋषभ खुश हो गया। ऋषिका भी अपनी जगह से उठकर सीधा जाकर आहान के बगल में उससे लगभग चिपकते हुए बैठ गई, जिससे आहान हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ गिनी चुनी ही लड़कियां थीं जिनके वो आज तक करीब आया था, और मोस्टली तो उनमें से उसकी फैमिली की ही लड़कियां थीं। आहान आज तक अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब किसी लड़की के आया था तो वो सिर्फ अलीशा थी। अलीशा का ख्याल जहन में आते ही आहान की आंखों के सामने अलीशा का चेहरा घूम गया। एक पल के लिए तो अलीशा का ख्याल मन में आते ही आहान को उसके साथ ऐसा करने के लिए थोड़ा बुरा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अलीशा का पागलपन से भरा हुआ बिहेवियर घूमने लगा, जिससे उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसने तुरंत ही अपने ख्यालों को झटक दिया। ऋषिका ने जब आहान को अपने आप में ही खोए हुए देखा तो उसे हिलाते हुए अपनी क्यूट वॉइस में बोली, अरे आप कहाँ खो गए? और आप मुझसे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो? अगर राघव भैया आपके भाई हुए और आपने ऋषभ भैया को भी अपना भाई कहा है, तो फिर मैं भी तो आपकी छोटी बहन हुई ना। सो कैन आई कॉल यू भाई? आहान ने जब ऋषिका की बात सुनी और उसके मुंह से खुद के लिए भाई सुना, तब कहीं जाकर उसकी टेंस्ड बॉडी नॉर्मल हुई और वो कंफर्टेबल हुआ। आहान ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा, शो, यू कैन कॉल मी वॉट एवर यू वॉन्ट। ऋषिका ने जैसे ही आहान की बात सुनी वो खुश हो गई और खुशी से उछलते हुए बोली, यस यस, मेरे पास एक और बड़ा भाई हो गया, और ये वाला भाई तो सबसे ज्यादा हैंडसम है। आहान के होठों पर भी ऋषिका की बात सुनकर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। ऋषिका के मुंह से बार बार खुद के लिए भाई सुनकर आहान को एक अलग सी खुशी का एहसास हो रहा था। आहान अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए जब ऋषिका ने उसे अपना बड़ा भाई कहा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो बस मुस्कुराने लगा। वो सब लोग अभी हॉल में बैठे हुए एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ही कर रहे थे, तभी सुरभि जी उन्हें आवाज देते हुए बोली, सब लोग आ जाए, नाश्ता बन गया है। सभी लोग हॉल से उठकर एक एक करके डाइनिंग टेबल के पास चले गए और नाश्ता करने के लिए वहीं पर बैठ गए। सभी लोग आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे और फिर शरद जी, शौर्य जी और राघव अपने ऑफिस चले गए। ऋषिका इस समय कॉलेज में थी, लेकिन आज वो कॉलेज नहीं गई थी। ऋषभ अपनी माँ धारा जी के साथ उनका एनजीओ संभालने में उनकी हेल्प करता था, लेकिन वो लोग कल ही एनजीओ गए थे, इसलिए उन्हें भी आज वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर शरद जी, शौर्य जी और राघव को छोड़कर सभी लोग आज फ्री थे और घर पर ही मौजूद थे। ऋषभ और ऋषिका ने आज अपना पूरा दिन आहान के साथ बिताने का और उसे अपने साथ अच्छे से कंफर्टेबल फील कराने का डिसाइड किया था। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि आहान अभी भी इस माहौल में सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और अभी भी काफी हद तक का अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वो उसे अच्छे से अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों ने मन ही मन आहान को अपनी फैमिली मान लिया था। उन लोगों ने अपना पूरा दिन आहान के साथ बातें करते हुए और उसके साथ हंसी मजाक करते हुए बिताया, और जैसा कि ऋषभ और ऋषिका ने सोचा था, आहान अब काफी हद तक उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो गया था, जिससे ऋषभ और ऋषिका भी बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में प्रदीप जी इस वक्त अलीशा के रूम में बैठे हुए थे और बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथों से डिनर करवा रहे थे, और अलीशा भी बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह प्रदीप के हाथों से डिनर कर रही थी। जब प्रदीप जी ने अलीशा को डिनर करवाना खत्म कर लिया तो उन्होंने प्यार से अपना हाथ उसके सिर पर फेरा तो अलीशा फीका सा मुस्कुरा दी। अलीशा ने उम्मीद भरी नजरों से प्रदीप जी को देखा और पूछा, कुछ पता चला आपको डैड? प्रदीप जी ने जब अपनी बेटी की आंखों में उस उम्मीद को देखा तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई
कि वो अपनी बेटी की उस उम्मीद को तोड़ दे, इसलिए कल रात बेसमेंट में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक एक करके अलीशा को बता दिया। अलीशा को प्रदीप की बातें सुनकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशंस लिए हुए बोली, जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट माई अहम डैड। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चला है तो मुझे उसके बारे में बताइए, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। अलीशा की बात सुनकर प्रदीप जी के चेहरे पर हल्की सी उदासी झलकने लगी और वो थोड़ी लो वॉइस में बोले, नहीं प्रिंसेस, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे प्रोमिस करते हैं प्रिंसेस कि वो जल्दी ही तुम्हारे अहान को ढूंढ लेंगे और उसे तुम्हारे पास वापस लेकर आएंगे। अलीशा ने अपना सिर हामी में हिलाया और आगे बिना कुछ कहे अहान के फोटो को अपने सीने से लगाते हुए बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रदीप ने एक नजर अलीशा को देखा और उसके फोरहेड पर किस करके रूम से बाहर चले गए। उन्हें इस वक्त अहान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अलीशा के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। वो ये साफ महसूस कर सकते थे कि उनकी बेटी का चेहरा कुछ ही दिनों में अहान के चक्कर में कितना ज्यादा मुरझा सा गया था और उनकी बेटी कुछ ही दिनों में कितनी ज्यादा बदल गई थी। प्रदीप जी ने मन ही मन खुद से ये वादा कर लिया था कि वो कैसे भी करके कहीं से भी अहान को ढूंढ ही लेंगे और उसे वापस अपनी प्रिंसेस के पास लेकर आएंगे, ताकि उनकी प्रिंसेस पहले की ही तरह खुश रह सके, और ये करने के लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार थे। 3 महीने बाद राव मैंशन। सीढ़ियों से भागते हुए ऋषिका जल्दी जल्दी नीचे हॉल में आ रही थी और उसके पीछे पीछे अहान भागते हुए कह रहा था, रुक जाओ ईशी की बच्ची, बस एक बार तुम हमारे हाथ आ जाओ फिर हम तुम्हें बताते हैं। ऋषिका ने खिलखिलाते हुए कहा, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाए अहान भाई, फिर जो करना हो कर लीजिएगा। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने जब अहान और ऋषिका को इस तरह से देखा तो उन लोगों ने अपना सिर नामे हिला दिया, मानो कह रहे हो कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। अहान का पूरे घर में सबसे अच्छा बॉन्ड ऋषिका के साथ था और उन लोगों के दिन की शुरुआत लगभग रोज इसी तरह से हुआ करती थी। घर में सभी लोग अहान को इतना खुश देखकर खुद भी काफी ज्यादा खुश थे। अहान और ऋषिका जब एक दूसरे के पीछे भागते हुए हॉल में आए तो शौर्य जी ने हंसते हुए पूछा, आज क्या कर दिया इस शैतान लड़की ने अहान बच्चे। अहान ने अपना मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा, चाचू, इस लड़की ने सोते हुए हमारे ऊपर नकली वाली छिपकली फेंक दी। हम नींद में थे और कितना ज्यादा चौंक भी गए थे। सबने जब अहान की ऐसी बच्चों जैसी शिकायत सुनी तो वो लोग हंस दिए। शौर्य जी ऋषिका को डांटते हुए बोले, गलत बात है ये ऋषिका, किसी के साथ ऐसा थोड़ी करते हैं। ऋषिका ने बस अपना सिर झुका लिया, जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए और ब्रेकफास्ट करने के बाद अहान शरद जी, शौर्य जी और राघव के साथ उनके ऑफिस चला गया। अहान को राव फैमिली के साथ रहते रहते अब लगभग 3 महीने का वक्त गुजर गया था और इन 3 महीने में काफी कुछ बदल चुका था। अहान अब पूरी राव फैमिली के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो चुका था। अहान अब राव फैमिली के साथ बिल्कुल उनके बेटे के ही तरह रहने लगा था। उसने शरद जी को पापा और सुरभि जी को माँ बुलाना भी शुरू कर दिया था और इन दिनों वो काफी ज्यादा खुश भी रहने लगा था। राघव को जब अहान की क्वालिफिकेशन के बारे में पता चला था और उसे अहान की जॉब करने की ख्वाहिश के बारे में पता चला तो उसने अहान को तुरंत ही अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दी थी, लेकिन अहान कनेक्शंस की वजह से जॉब नहीं पाना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया। राघव को जब इस बात का यकीन हो गया कि अहान कनेक्शन से जॉब नहीं लेगा तो उसने अहान के लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवा दिया था और अहान ने बड़ी ही आसानी से उस इंटरव्यू को क्लियर भी कर लिया। राघव को पता था कि अहान के पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए उसने अपनी तरफ से सब कुछ मैनेज कर लिया था, जिससे अहान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और फिर अहान भी राघव के साथ ऑफिस जाने लगा था और वो काफी खुश भी नजर आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इन 3 महीनों में अलीशा भी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। वो पहले ही काफी ज्यादा एरोगेंट थी, मगर अहान के जाने के बाद से वो पहले से भी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी थी। अलीशा का टेम्परामेंट इन दिनों हद से ज्यादा खराब हो गया था और उसे बात बात पर गुस्सा आने लगा था। अहान के उससे दूर जाने के बाद लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक का तो अलीशा ने खुद को अपने रूम में ही बंद करके रखा हुआ था और उसका रोज का वही सेम शेड्यूल था और उसका इकलौता सहारा उस समय शराब थी, जिसे रोज रात को पीकर ही वो सो पाती थी। लेकिन इसके बाद उसका बिहेवियर पहले से भी ज्यादा कोल्ड हो चुका था और उसने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अलीशा किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और बहुत इम्पोर्टेंट होने पर सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दिया करती थी और बाकी वक्त खुद को काम में ही डुबाए रखती थी।
अलीशा इस वक्त अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपने ऑफिस के केबिन में रखी हुई रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी हुई थी और एक फाइल पढ़ रही थी, और उसके सामने एक एम्प्लॉय खड़ा हुआ था जो अलीशा को अपने सामने देखकर डर से हल्का हल्का कांप रहा था। फाइल पढ़ते पढ़ते अलीशा के चेहरे के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। उसने गुस्से से उस फाइल को अपने सामने खड़े हुए उस एम्प्लॉय के ऊपर जोर से फेंक दिया। वो फाइल सीधा जाकर उस एम्प्लॉय के चेहरे पर जोर से लगी, जिससे उस एम्प्लॉय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वो इस समय बिल्कुल किसी सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहा था। अलीशा अपनी गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए बोली, इतना ज्यादा वक्त लेने के बाद ये काम किया है तुमने? वो एम्प्लॉय अपनी डर से कांपती हुई आवाज में बोला, आई एम सॉरी मैम, मैं इसे अभी सही कर दूंगा, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अलीशा अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, आगे से दोबारा तुम्हें ये करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम यहाँ रहने ही नहीं वाले हो। आई डोंट वॉन्ट यूजलेस पीपल लाइक यू इन माई ऑफिस, सो यू आर फायर्ड। गेट आउट नाउ। उस बेचारे एम्प्लॉय से तो अब आगे कुछ बोला ही नहीं गया। उसकी आंखें नम हो गईं और वो तुरंत ही कैबिन से बाहर भाग गया, लेकिन अलीशा को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। जैसे ही एम्प्लॉय भागते हुए बाहर आए, उसकी आंखों में आंसू देखकर सभी को समझ में आ गया कि अलीशा के कैबिन के अंदर उसके साथ क्या हुआ होगा। एक लड़का अपने बगल में बैठे हुए अपने कॉलीग से बोला, लगता है अलीशा मैडम ने इस बेचारे को भी नौकरी से निकाल दिया। पता नहीं मैडम को क्या हो गया, अब तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। वो दूसरा लड़का भी अपना सिर हामी में हिलाते हुए कहता है, सही कह रहे हो, लेकिन हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। है तो हम बस छोटे मोटे एम्प्लॉय ही, जिन्हें बस अपने बॉस के हिसाब से चलना होता है। फिलहाल तो हमें बस अपना काम करना चाहिए, वरना अगर मैडम को पता चल गया कि हम उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो कहीं अगला नंबर हमारा ही ना हो। उस पहले लड़के ने भी अपने कॉलीग की बातों में सहमति जताई और दोनों ही वापस अपने काम में जुट गए। वहीं अलीशा अभी भी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और अपने ब्लैंक फेस के साथ अपना काम कर रही थी। तभी उसके कैबिन का डोर खुला और कोई अंदर आ गया। अलीशा को जब महसूस हुआ कि कोई बिना उसकी इजाजत के उसके कैबिन में आया है, तो वो गुस्से से चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाकर देखा, तो अपने सामने जय को खड़ा देखकर उसका फेस वापस से एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो दोबारा से अपना काम करने लगी। जय ने जब अलीशा का ऐसा बिहेवियर देखा, तो उसने बस धीमे से अपना सिर नामे हिला दिया और अलीशा के पास जाते हुए बोला, तुमने एक और एम्प्लॉय को फायर कर दिया। अलीशा ने जय की बात सुनी तो बिना उसकी तरफ देखे हुए ही अपनी सख्त आवाज में बोली, हम ही वॉज टोटली वर्थलेस, इसलिए उसका होना या ना होना एकदम बराबर है। सो आई फायर्ड हिम। जो लोग अपना काम सही से नहीं कर सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट देम अराउंड मी। जय ने जब अलीशा का इतना स्ट्रेटफॉरवर्ड और कठोर जवाब सुना, तो उसने एक गहरी आह भरी और अपनी हताशा भरी आवाज में बोला, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिम। मैं उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्द ही उसे ढूंढ भी लूंगा। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है डॉल। अलीशा की उंगलियां, जो अब तक लगातार लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी, जय की बात सुनकर वो तुरंत ही रुक गईं और उसकी मुठ्ठियां तुरंत ही कस गईं। अलीशा की आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी और उसकी आंखों के सामने आहान का चेहरा घूम गया। अलीशा ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल किया और बोली, आई एम नॉट वरीड बिकॉज ऑफ हिम भाई। आप लोग भी मेरी वजह से परेशान मत होइए। मैं बस अभी उसके बारे में किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जस्ट वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी सो दैट आई डोंट become mad by just thinking about him all day long. Alisha Malhotra was never a person like this. I was never like this. मैं कभी भी ऐसी नहीं थी जो कोई भी इंसान मेरे इमोशंस को इस हद तक का कंट्रोल कर सके, लेकिन उस लड़के ने मुझे पागल बना दिया है अपने पीछे। अलीशा मल्होत्रा ने आज तक सिर्फ खुद को परेशान करने वाले को नर्क दिखाया है, लेकिन वो इकलौता ऐसा लड़का है जिसने मेरा इतना बुरा हाल कर रखा है। He is controlling my emotions. He is affecting me so badly. I swear भाई, एक बार, बस एक बार मुझे वो मिल जाए, मैं उससे अपनी एक एक पल की बेचैनी, अपनी एक एक पल की तड़प का हिसाब लूंगी। जय ने अलीशा की बातें सुनी तो एक गहरी सांस लेते हुए उस कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आहान इस समय राव कॉर्पोरेशन में था और अपना काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आहान ने काम करना रोक दिया और अपनी शर्ट की ऊपर की बटन खोलते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करने लगा।
आहान ने अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मन ही मन खुद से कहा, हे महादेव जी, ये कैसी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है हमें। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कुछ होने वाला है। प्लीज महादेव जी, अब कुछ भी ऐसा मत करना जिससे हम फिर से किसी टफ सिचुएशन में फंस जाएं। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और इन खुशियों को हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, इसलिए प्लीज अब हमसे हमारी खुशियों को मत छीनिएगा। आहान ने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, लेकिन उसे इस समय जो बेचैनी महसूस हो रही थी, वो उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं महसूस होने दे रहा था, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी ये बेचैनी बेवजह है या फिर इस बेचैनी की कोई खास वजह है। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।